Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 10th year PYQ of Math Pedagogy for CTET. अभी हमारा 10th PYQ कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद एक मैथ्स की मैराथन होगी आपकी 50 क्वेश्चन की या फिर 100 क्वेश्चन की. 50 की भी अगर 50 क्वेश्चन की हुई तो 2 मैराथन होंगी. अगर 100 क्वेश्चन की हुई तो एक मैराथन होगी. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन मतलब कि अगर आप ये जो 10 पीवाईक्यू कराए गए हैं, ये 10 पीवाईक्यू और जो मैराथन कराई जाएगी एक या दो, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपके 12 प्लस मार्क्स पेडागोजी के पोर्शन में आना कंफर्म है, आपका श्योर हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम कैन बी इनहैंस्ड बाय, मतलब जो गणितीय संप्रेषण है उसको कक्षा में अगर बढ़ाना है तो उसको किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है. रीडिंग द चैप्टर गिवन. मैथमेटिकल कम्युनिकेशन आपको पता है मैथ से रिलेटेड जो संप्रेषण होता है, मतलब कि मैथ से रिलेटेड जो भी आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस कर पाना, इसी को मैथमेटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, गणितीय संप्रेषण कहते हैं. तो इसको किस तरीके से क्लास में एनहांस किया जा सकता है? बाय रीडिंग द चैप्टर गिवन इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स दिए उनको रीड करके, तो रीड करके कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट थोड़ी होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. मेकिंग चिल्ड्रेन लर्न डेफिनेशन. डेफिनेशंस लर्न करके भी वो नहीं सीख सकते, परिभाषाएं याद करके भी नहीं सीख सकते हैं मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को. गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देयर मैथमेटिकल आइडियाज. मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में होता क्या है, जो भी आइडियाज है मैथ्स से रिलेटेड, जो स्ट्रेटजीज हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्रेस कर पाना. तो जब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनके मैथमेटिकल आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, उनको गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने का जब अवसर प्रदान किया जाएगा, तो इससे बच्चों में मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इनहेंस होगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, मतलब बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना. ये तरीका है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को एनहांस करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर मैथमेटिकल सिंबल फॉर इफ पी देन क्यू. ये वैसे तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं. यहाँ पे सिंबल चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सिंबल होगा, ये, और यहाँ पे ये वाला सिंबल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो ये जो इफ पी देन क्यू, ये किसका सिंबल होता है? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से. यदि पी तो क्यू, इसके लिए जो उपयुक्त गणितीय चिन्ह है वो इस तरीके से होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो 2 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्किल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन विजुअल लर्निंग. मतलब अगर दृश्य वाली चीजें बच्चों को सिखानी है, तो दृश्य से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड चीजें बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी ऐसी स्किल है जो कि जरूरत नहीं होती है? किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग. एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल है जो कि दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है? डेटा हैंडलिंग होता है, ग्राफ के थ्रू इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, फिर पाई चार्ट वगैरह के थ्रू. तो डेटा हैंडलिंग जो है वो विजुअल लर्निंग में हेल्प करेगा, मैथमेटिकल स्किल होती है. आंकड़ों का प्रहसन, ये होगा. रिप्रेजेंटेशन, निरूपण, जो कि वैन हेलेस की, मतलब कि जो उनका पहला ही आता है विजुअलाइजेशन, उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है. तो ये वाला भी होगा, रिप्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन, ये दोनों होंगे ही होंगे. डिडक्टिव रीजनिंग ये नहीं आएगा, ये विजुअल लर्निंग के लिए मैथमेटिकल स्किल नहीं है. किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग. मतलब कि ये 3 चीजें हैं जो मेंशन की गई है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, जो कि विजुअल लर्निंग के लिए मैथमेटिकल स्किल मानी जाती है, फिर इसको इन्वॉल्व किया गया है. तो ये नहीं दिया, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया? डिडक्टिव रीजनिंग है, जो कि विजुअल लर्निंग के लिए मैथमेटिकल स्किल नहीं मानी जाती है. 3rd का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज फाउंड दैट many children living in traditional occupational settings like market places, trading zones, ये सारी चीजें, are able to do mental calculations very easily. मतलब ऐसा पाया गया है जो बच्चे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में रहते हैं, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया या फिर ट्रेडिंग जोन्स हो गए, तो उनमें जो मेंटल कैलकुलेशन होती है वो बहुत आसानी से कर लेते हैं. तो इन स्किल्स को, मतलब ये जो स्किल्स हैं वो
आर नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मल स्कूल मैथमेटिक्स, मतलब कि औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल है, बच्चे अगर मैथ पैटर्न मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, अगर उनकी मेंटल कैलकुलेशन जो है इतनी फास्ट और इतनी स्ट्रांग होगी तो वो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक तरीके का मतलब जो लॉजिकल चीज है, सॉरी रीजनिंग है, बच्चों में इससे रीजनिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये तो आर नॉट सुटेबल लिखा है, नॉट सुटेबल तो सुटेबल है, इसमें लिखा है नॉट सुटेबल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। Can be discussed in class by teachers for introducing various strategies adopted by different cultures in solving problems। मतलब कि जो ये सारी स्किल्स हैं वो टीचर के द्वारा क्लास में डिस्कस किया जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए किस चीज के लिए, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग कल्चर्स के द्वारा जो स्ट्रेटेजीज है अगर उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे इसमें सीखेंगे तो उनकी मेंटल जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। मतलब कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं ये सारी स्किल्स। इनके द्वारा शिक्षक या शिक्षिकाएं अलग अलग संस्कृतियों द्वारा जो अपनाई गई समस्या समाधान करने की जो नीतियां हैं या फिर विधियां हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मस्ट बी गिवन लीस्ट इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। मतलब कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किस चीज को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए? लॉजिकल रीजनिंग को देनी चाहिए, तार्किक विवेचन तो होना ही चाहिए, मतलब इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चे में, इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चे का डेवलप करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाता है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। प्रेसिजन ये नहीं है, सटीकता, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पे होगा ये समस्या समाधान, ये होगा सटीकता। सटीकता जो आगे वाली क्लासेस, जो हायर क्लासेस होती है उनमें इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ना कि प्राइमरी लेवल पे। और विजुअलाइजेशन तो होती है सबसे शुरुआती स्टेज, मतलब कि इसमें क्या होता है, बच्चा अगर अलग अलग शेप्स को जान रहा है तो फिर उसको रियल लाइफ चीजों से भी उन शेप्स को रिलेट करके आना चाहिए कि मतलब अगर ये स्क्वायर यहाँ पे ऐसे है, ये क्यूब यहाँ पे ऐसे है, तो ऐसी उसके आसपास की जो चीजें हैं वो चीजें उन शेप्स से मैच कर रही है, इसको विजुअलाइज करना आना चाहिए। तो ये एक चीज है जिसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन, तार्किक विवेचन, समस्या समाधान, दृश्यीकरण, ये 3 चीज ऐसी हैं जिसमें प्राथमिक स्तर पर गणित में महत्वता देनी चाहिए। और प्रिसीजन है जिसपे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बहुत कम इसकी जरूरत होती है, ना के बराबर होती है। बाकी की क्लासेस जो हायर क्लासेस होती हैं उनमें इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following are mostly utilized to establish mathematical truths? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गणितीय सत्य को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है? मतलब ऐसे बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स में जिसको प्रूफ किया जाता है, तो उनको जो मैथमेटिकल ट्रूथ्स होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए क्या चीज यूटिलाइज की जाती है सबसे ज्यादा? ये डायरेक्ट है, एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब साइंस में किया जाता है, वेरिफिकेशन वगैरह सब साइंस में आता है। लॉजिकल रीजनिंग और पॉस्टुलेट्स, इन दोनों के थ्रू मैथमेटिकल ट्रुथ्स को प्रूफ किया जाता है, ये एस्टेब्लिश करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी एंड डी, तार्किक विवेचन को और अभिग्रहितों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following is या are helpful in developing aesthetic values while learning mathematics? मतलब कि इनमें से कौन सा है जो गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्य पूर्वक मूल्यों के विकास के लिए सहायक है? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, मतलब उनको करके सीखने का ज्यादा मौका देना चाहिए, और मतलब टेक्स्ट बुक से अलग जाकर के, उसके बियॉन्ड जाकर के चीजें जब बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी अपॉर्चुनिटीज, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ना कि बस क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा। तो ये वाला नहीं होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, उनको बस क्वेश्चन ही सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटीज, तो ये नहीं होगा। एक्सप्लोर वाली बात आ गई, एक्सप्लोर द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन, मतलब वैसे तो कीवर्ड एक्सप्लोर जो है ईवीएस का है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन, क्या कहा है, एस्थेटिक वैल्यूज से रिलेटेड की बात की गई है। तो इस वजह से बहुत जो आर्ट्स होती हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, जो रंगोलीज वगैरह होती हैं, उनमें मैथमेटिक्स का यूज कैसे हुआ इस चीज को एक्सप्लोर करना। तो ये है, मतलब ये ऑप्शन होगा आपका, विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना। ये ठीक है, ये सहायक है सौंदर्य पूर्वक मूल्यों के विकास के लिए। Providing opportunities to students to formulate their own questions and investigate mathematical situations in their surroundings, मतलब कि उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना उनके खुद के जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्मुलेट करने का
और इसके अलावा जो मैथमेटिकल सिचुएशंस होती है उनके चारों तरफ, उनके सराउंडिंग्स में उनको इन्वेस्टिगेट करने का, मतलब विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने के अवसर प्रदान करना। ये भी सहायक होगा किस चीज में, बच्चों में गणित का अधिगम करते समय सौंदर्य पूर्वक मूल्य का विकास करने के लिए। तो बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल्स आर असेस्ड बाय कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस और स्कोर अगेंस्ट देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस और स्कोर इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट। मतलब अगर व्यक्तियों को उनकी स्वयं के, उनका पहले का जो प्रदर्शन था, उनके जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस है, अगर उनसे प्रीवियस परफॉर्मेंस या फिर प्रीवियस स्कोर्स उनसे कंपेयर करके अगर उनके अभी की जो चीजें हैं उनसे अगर तुलना की जाती है, तो वो किस चीज के थ्रू की जाती है, कौन से आकलन के थ्रू की जाती है, तो वो होता है इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव मतलब इस वजह से कहते हैं कि जितने भी ऑप्शन वगैरह है इसको आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इंग्लिश में ही ऑप्शन याद रखें। अब इसने क्या किया है सीटेट ने, इसमें इसका हिंदी नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसको इंग्लिश में ही ऑप्शन में रख दिया है, इप्सेटिव आकलन ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से इंग्लिश के ऑप्शन को हमेशा माइंड में रखिए। तो 9th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मेजर एम या एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग शेप्स इन प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, हाँ होगा। टू डेवलप स्पेटियल रीजनिंग स्किल, ये भी होगा। जो मेमोराइज वाली चीज ऐसी भी आपकी तो ये ऑप्शन हट जाएगा, तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्यीकरण कौशल का विकास और दिक् स्थान संबंधी विवेचन कौशल का विकास, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं किस चीज के, प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने के लिए। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following items are a necessary component या components of a resource room for primary school mathematics teaching and learning। मतलब जो प्राइमरी स्कूली गणित शिक्षण होता है और अधिगम होता है उसके लिए इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसका संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है। चार्ट्स, बुक्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, बिल्कुल इसको देख करके बच्चा सीखेगा। स्टेशनरी आइटम्स, पेन पेंसिल रूलर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे भी प्राइमरी लेवल के जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनको बस केवल बहुत सारी जो अमूर्त चीजें होती हैं उनके थ्रू बस केवल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसे आसपास की चीजों से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसके लिए पेन पेंसिल रूलर इन सबका होना इतना जरूरी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कॉन्क्रीट टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स लाइक गणितमाला, 10 ग्राम्स, 3D शेप्स, जियोबोर्ड्स, ब्लॉक्स, टाइल्स एक्सेट्रा, बिल्कुल कंक्रीट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाते टाइम। तो ये ऑप्शन सही हो गया, मतलब जो मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री है जैसे गणितमाला, 10 ग्राम त्रिविमीय आकृतियां, जियोबोर्ड, ब्लॉक, टाइल्स इत्यादि, ये होना चाहिए। तो सी भी सही हो गया। कैटलॉग्स, टीचर जर्नल्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स फॉर टीचर्स, ये भी होना चाहिए जिससे टीचर्स भी नई नई चीजों से अवेयर रहें, जिससे कि जब वो खुद अवेयरनेस उनकी रहेगी तो फिर वो बच्चों को भी उस तरीके से समझा और बता पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, मतलब ए, सी और डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का, सूची पत्र, शिक्षक पत्रिकाएं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ने हेतु तो अन्य सामग्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स वेरियस circular cutouts, rectangular strips to different groups of students in her class. She then asked them to use the material and solve the following question. प्राइमरी ग्रेड की मैथमेटिक्स टीचर है जिसने क्या किया, पहले अलग अलग ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स बनाने के बाद हर एक ग्रुप को अलग अलग कटआउट्स दे दिए, किसी को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, किसी को कुछ भी। She then asked them to use the materials, उसके बाद उसने क्या कहा, इन मटेरियल्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। Sum of which fractions would make, इसमें से कौन से भिन्नों का जोड़ होगा। तो ये क्या करेगा, शुड बी डिस्करेज्ड एज इट लीड्स डेवलपमेंट ऑफ मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, इससे बच्चों को हतोत्साहित होंगे जिससे कि वो भिन्नों से संबंधित जो भ्रांतियां होंगी उसकी तरफ जाएंगे, गलत। टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू सॉल्व एट दिस लेवल, कॉन्क्रीट चीज है ना तो इससे बच्चों के लिए इजी होगा ना कि डिफिकल्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। शुड बी एनकरेज्ड एज इट लीड्स टू मल्टीपल आंसर्स, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे प्रोत्साहित होंगे किस चीज के लिए, अनेक उत्तर बताने के लिए, अनेक उत्तर की तरफ ये चीज जो एक्टिविटी है वो लेकर के जाएगी। तो 12th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लास
are given few wooden blocks for an activity. The children came up with the following statements. My math book weighs more than 2 blocks but less than 3 blocks. The weight of my pencil box is a bit less than 2 blocks. The purpose of the above activities, मतलब एक टीचर ने क्या किया, एक एक्टिविटी कराई क्लास में, मतलब बच्चों को कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं वो जो दे दिए, मतलब कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो दे दिए। उसके बाद बच्चे किस चीज पर आए, मतलब किस तरीके का कथन उन्होंने बोला कि कोई बच्चा है वो कह रहा है कि मेरी मैथ की जो बुक है उसका वेट 2 ब्लॉक से ज्यादा है लेकिन 3 ब्लॉक से कम है। इसके अलावा एक बच्चे ने क्या कहा कि मेरी पेंसिल बॉक्स का जो भार है वो लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है। तो ये जो एक्टिविटी कराई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव वर्क वाइल टीचर इज बिजी। गलत, मतलब टीचर बिजी है और बच्चे को किसी काम में लगा दिया, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपका गलत हो जाएगा। टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेट्स, इसमें वेट्स का एडिशन नहीं कर रहे हैं बल्कि वेट्स का कंपैरिजन वगैरह चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स टू मेजर वेट्स, इसमें यूनिट्स का कोई कन्वर्जन किसी तरीके का तो बच्चा सीख नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। टू फॉर्म द बेस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट्स, वेट्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मतलब जो भार मापने की अवधारणा है उसका परिचय देने के लिए ये आधार बनाया जा रहा है। 14 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the most appropriate activity for teaching the concept of money in daily life to primary class students? इनमें से कौन सा क्रियाकलाप है जो प्राथमिक कक्षाओं में के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? ऑर्गेनाइजिंग किस चीज के लिए कहा गया है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी उसको सिखाना है। तो उसके लिए तो वैसे तो रोल प्ले वाली चीजें मैथ्स में नहीं होती हैं, लेकिन अगर डेली लाइफ में जो मनी का कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसके लिए रोल प्ले की जरूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग और रोल प्ले यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बच्चा शॉपकीपर बन गया, दूसरा बच्चा क्या है, खरीदने के लिए आ रहा है, तो इससे क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे बच्चे इस तरीके से, तो मनी का कॉन्सेप्ट उनमें समझ में आएगा इस एक्टिविटी के थ्रू। तो रोल प्ले यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा करके सिखाया जा सकता है, ये सही है। विजिटिंग अ नियर बाई मार्केट, आसपास की मार्केट में लेकर के जाएंगे अगर वो शॉपकीपर्स को इस तरीके से मतलब लेन देन वाली जो चीजें होती हैं उनको करते हुए देखेंगे तो इससे भी बच्चा सीखेगा, तो ये भी सही है। टीचिंग रूल्स सिखाना, ये देखते ही ऑप्शन आप हटा दीजिए। यूजिंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भी ऐसी चीज हो गई कि मतलब बस केवल स्टेप बाय स्टेप उस चीज को बताई जा रही है, तो इससे भी बच्चा सीखेगा नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चा अगर खुद उसमें इन्वॉल्व होगा तभी उस चीज को सीख पाएगा। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ए और बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is our negation of the statement all triangles are equilateral triangles? equilateral triangles क्या होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उनको equilateral triangles कहते हैं। 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इस तरीके के होते हैं। लेकिन हम साइड्स के बेसिस पर बात करें तो साइड्स के बेसिस पे भी 3 तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलियस ट्राइंगल और स्केलियन ट्राइंगल। जो आइसोसेलियस होता है उसमें 2 साइड्स सेम होती हैं, जो स्केलियन ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। साइड्स मतलब जैसे एक 2 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर, चौथी जो है वो तीसरी जो है वो 4 सेंटीमीटर। तो स्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। जो एक्यूलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं, मतलब 5 सेंटीमीटर अगर एक है तो तीनों 5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि सारे ट्राइंगल्स एक्यूलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, तो ये तो गलत है। इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन है जो कि इस चीज का निषेध कर रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस केवल इतना बताना है, इस स्टेटमेंट का निषेध करने वाला स्टेटमेंट चाहिए जो इस स्टेटमेंट को गलत ठहरा रहा है। इट इज फॉल्स दैट ऑल ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये चीज गलत है कि सारे ट्राइंगल्स जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो ये क्या है, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड इसका आंसर, मतलब कि इस चीज को निगेट करके निकाला गया है कि जितने भी, ये गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी इस स्टेटमेंट का निगेशन कर रहा है। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स, तो ये क्या करे, इस स्टेटमेंट को सही करके बता रहा है, ना कि इसका निगेशन कर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ए एंड बी ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इस स्टेटमेंट का निगेशन कर रहे हैं, इसका निषेध कर रहे हैं। ये गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, पहला ये है जो निषेध कर रहा है। एक त्रिभुज मौजूद है जो एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो ये भी है इस चीज का जो निषेध कर रहा है इस स्टेटमेंट का।
और ये है जो नहीं कर रहा है। तो 15th का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ये था हमारा 10th ईयर पीवाईक्यू ऑफ मैथ पेडागोजी। इसमें हमने बिल्कुल एज इट इज पैटर्न कैसा आता है क्वेश्चंस का, बिल्कुल एज इट इज उठा करके वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे कि ये समझ लीजिए आपके 10 ईयर की प्रीवियस ईयर बिल्कुल 100% तैयार हो गए। इसके बाद जो मैराथन एक दो होगी या एक होगी, अगर 100 क्वेश्चन की हो गई तो एक ही होगी, 50-50 का होगा तो 2 मैराथन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो 12+ आप मान के चलिए, मतलब 2-3 क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं वो टफ बनाता ही, ऐसा डिफरेंट बना करके ही देगा। बाकी आपके 12 तो कंफर्म है, 12-13 क्वेश्चन आपके सही होने की पूरी संभावना है। तो ये था आपका मैथ की प्रीवियस ईयर की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।